अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो है शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। क्लास 10 की जो न्यू बुक फिज़िक्स की आई है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और चैप्टर है ये 1, हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इस पूरे चैप्टर के जो नोट्स हैं हर एक टॉपिक के वो हम कवर कर चुके हैं, तो उसके लेक्चर्स जो हैं वो इसकी चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में होंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आज का जो लेक्चर है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि वाई शुड वी वेयर डार्क कलर्ड क्लॉथ इन विंटर एंड वाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर। क्यों हमें सर्दियों में डार्क कलर्स कपड़े पहनने चाहिए, जैसे डार्क ब्लैक हो गया जैसे, और डार्क ब्लू वगैरह ये कलर्स पहनने चाहिए, और जैसे ही गर्मियाँ आएँ तो हमें लाइट कलर्स पहन लेने चाहिए, जैसे लाइट पर्पल, वाइट, इस तरह से। ये क्यों है? इसकी रीज़न ये है कि जो डार्क कलर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये ब्लैक कलर है, ये क्या करता है, जितनी भी हीट है, जैसे सन से हीट आ रही है, कोई भी हीट है, वो सारी की सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सारी क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हमने ब्लैक कलर पहना हुआ हो तो वो सारी हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमें क्या लगेगी, गर्मी लगती है। तो अगर हम गर्मियों में पहन लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन हम सर्दियों में पहनेंगे तो हमें गर्मी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये सारी हीट को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। अब जो वाइट कलर है, लाइट कलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही लाइट आती है वो उसको वापस भेज देते हैं, ठीक है। जैसे ही लाइट इसके ऊपर आई, इसने वापस भेज दिया, ठीक है, हर लाइट को वापस कर देता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, अपने अंदर नहीं लेके जाता। इसीलिए सर्दियों में ये नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमें ठंड लग सकती है अगर हम ये पहने। लेकिन गर्मियों में ये फ़ायदेमंद कैसे होता है कि हमें गर्मी नहीं लगती इनको पहन के। तो ये एक रीज़न थी कि वी वियर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज दे एब्जॉर्ब मोर हीट। वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को जो सनलाइट से आ रही होती है, एंड कीप अस वार्म, और हमें वार्म रखते हैं। वी वेयर वाइट कलर क्लॉथ्स इन समर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सनलाइट। और वाइट कलर या फिर लाइट कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए समर्स में, गर्मियों में, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को और हमें ठंडा रखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, अगर आपने लेक्चर अच्छे से लिया हो तो उसमें कन्वेक्शन वाले में एप्लीकेशंस जो हैं हीट ट्रांसफ़र की, उसमें। अब क्वेश्चन ये है कि हाउस में गीज़र जब लगता है तो हमें पंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी जो होता है वो ऊपर वाले पोर्शन में खुद ही से चला जाता है। उसकी रीज़न भी हमने देखी थी, ये थी कि जब हमारे घरों में ठंडा पानी आता है वो कौन सा होता है, कोल्ड वाटर होता है। फिर ये ठंडा पानी दो लाइन्स में डिवाइड हो जाता है, एक वो जो कोल्ड पाइपलाइन होती है, ठीक है, और एक जो है ये हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसको टॉपिक में पढ़ा हुआ है तो डिटेल में नहीं करेंगे। एक होती है हॉट पाइपलाइन, और ये जो हॉट पाइपलाइन होती है इसको फिर हम एक गीज़र के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो यहाँ पे भी ठंडा पानी जाएगा, यहाँ पे भी ठंडा पानी जाएगा। यहाँ पे जो ठंडा पानी जाता है ये उसको, यहाँ पे ये गीज़र लगा हुआ है, ये उसको क्या कर देता है, गर्म कर देता है। अब जब ये पानी वार्म हो गया तो वार्म वाटर जो होता है, आपने पढ़ा हुआ है, वो लाइट होता है, तो वो क्या जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो इसीलिए वो ऊपर वाले पोर्शन में टैप में चला जाता है पानी, किसी पंप लगाकर ऊपर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही से जब पानी गर्म होता है तो वो लाइट हो जाता है और वो ऊपर जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या है, कन्वेक्शन का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वार्म वाटर इज़ लाइटर, वो लाइट होता है, देन कोल्ड वाटर के मुकाबले में, सो इट राइजेज अप, इसीलिए वो ऊपर खुद ही से चला जाता है। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन, और ये प्रोसेस क्या होता है, कन्वेक्शन का। डेट्स वाई वी गेट हॉट वाटर ऑन द टॉप फ्लोर विदाउट इवन पंप। तो वो कह रहे हैं कि हमें पंप की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें ऊपर वाले पोर्शन में भी गर्म पानी जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर विल यू गेट मोर हीट फ्रॉम वुड फायर 1 मीटर अबव द वुड और 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वुड। अब वो कह रहे हैं कि आपको हीट कहाँ से मिलेगी, अगर आप एक लकड़ी जो है वो जल रही है, ठीक है, आग लगी हुई है उस पर, अब वो जल रही है, अगर आप उस लकड़ी के ऊपर खड़े होगे तब आपको हीट ज़्यादा मिलेगी, या उस लकड़ी के सामने जाके खड़े हो जाओगे तब हीट मिलेगी। मतलब ये एक आग लगी हुई लकड़ी है, इसके अंदर से हीट निकल रही है, अगर आप इसके ऊपर खड़े होगे तब आपको हीट ज़्यादा मिलेगी, या आप उसके आगे यहाँ पे आगे खड़े हो जाओ तब आपको हीट ज़्यादा मिलेगी। तो इसके रीज़न क्या है कि जो लकड़ी लगी हुई है उसके अंदर क्या, जब उसके अंदर से हीट जो है, हीट निकल रही है, हीट जो होती है, फिर आपको पता है इसके इर्द गिर्द की हवा जो होती है वो हल्की होती है और वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी ऐसे, तो हीट ज़्यादा ऊपर जा रही है, और ये कौन सा प्रोसेस होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस। तो इसीलिए जब आप ऊपर खड़े होगे तो आपको हीट जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो वी गेट मोर हीट फ्रॉम 1 मीटर अबव द वुड, अगर आप ऊपर खड़े होगे लकड़ी के तो अब आपको ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज हॉट वायर एंड फ्लेम्स मूव अपवर्ड, क्योंकि जितनी भी हॉट एयर है और जो फ्लेम है वो सारा कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये प्रोसेस कौन सा है, कन्वेक्शन। हीट ऑल्सो कम फ्रॉम रेडिएशन, रेडिएशन से भी मिल रही है, ठीक है, इधर उधर भी तो हीट जा रही है ना, लेकिन वो कम है। ज़्यादा हीट जो होती है, आपने पढ़ा
अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जब ये जो आग जल रही है, आग जलने की वजह से आसपास की हवा गर्म होगी और जो हवा गर्म होती है वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर जाती है। टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं, इसीलिए वो ऊपर जाती है तो उससे हमें ज़्यादा मिलती है। इधर उधर भी जाती है जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, लेकिन वो कम होती है। तो इसलिए ज़्यादा अगर आप ऊपर खड़े होगे तो आपको हीट ज़्यादा महसूस होगी। यहाँ पे खड़े होगे साइड पे तब भी महसूस होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए जो सीखें होती हैं उनको ऊपर रखा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट हीट ऊपर जाती है तो वो ऊपर पक जाती है आपके जितने भी तिक्के वगैरह होते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें वो ये पूछ रहा है कि अगर आप क्राउडेड सिटी एरियाज़ मतलब शहर में रहते हो तो वहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा फील होती हैं एज़ कम्पेयर टू गांव में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शहर होते हैं उसमें बिल्डिंग्स ज़्यादा बनती हैं। जब बिल्डिंग्स ज़्यादा बनती हैं तो बिल्डिंग्स किससे बनती हैं? सीमेंट से या फिर बजरी वगैरह से, इन चीज़ों से बनती है। तो ये जो होते हैं शहरों में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू गाँव, क्योंकि गाँव में तो लोग कच्चे मकान भी बना लेते हैं, वो इतनी ज़्यादा सीमेंट बजरी वगैरह यूज़ करते भी नहीं और इतने पक्के मकान पहले बनते भी नहीं थे। तो वहाँ पे और बिल्डिंग्स भी वहाँ पे कम बनती हैं। यहाँ पे तो बिल्डिंग्स भी बनती हैं ना, घरों के अलावा भी बिल्डिंग्स बन रही होती हैं। तो जितनी भी अगर बिल्डिंग्स में आप यूज़ करते हो ना, रॉक्स यूज़ करते हो, फिर शहरों में जो होती है वो रोड्स भी ज़्यादा होती हैं, गांव में रोड नहीं होती। तो रोड में क्या यूज़ होता है? कंक्रीट, बजरी यूज़ होती है। तो और बजरी और रेत ऐसी चीज़ है जो हीट को बहुत जल्दी, सूरज से हीट को बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए फिर यहाँ पे गर्मी होती है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि सऊदी अरब में क्या है, रेत ज़्यादा है, वहाँ गर्मी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि रेत जो होती है वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। और गाँव में क्योंकि रोड्स ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पर कच्ची रोड्स होती हैं, तो बजरी की मिलके नहीं बनी होती, इसीलिए और वहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। उसके अलावा वहाँ पे दरख्त भी ज़्यादा होते हैं और खुले खुले एरियाज़ होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि क्राउडेड सिटी एरियाज़ जो होते हैं फील होटर, ज़्यादा होटर क्यों होते हैं? बिकॉज बिल्डिंग्स की वजह से, रॉक्स की वजह से, रोड्स की वजह से और कंक्रीट, बजरी की वजह से। ये सारे क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं हीट को फ्रॉम सन से एंड रिलीज़ इट स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़, अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब करती है ना, तो मतलब ये एक चीज़ है, इसने अपने अंदर सारी हीट एब्जॉर्ब कर ली तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर भी निकालेगी। ठीक है, तो इसलिए ये अगर इसने हीट को एब्जॉर्ब किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर भी निकालेगी। और उसके अलावा जो होती है ग्रीनरी कम होती है और शहरों में, इसीलिए उस सारे इफ़ेक्ट को बोला जाता है अर्बन आइलैंड इफ़ेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, उन दरवाज़ा पूरा किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है। और इसका जो हैंडल होता है आप देखते हो वो स्टील का बना होता है। आपने फ़ील किया होगा कि जब आप इस स्टील वाले को पकड़ते हो तो ये ठंडा फ़ील होता है और दरवाज़ा आपको ठंडा फ़ील नहीं होता। ये क्यों होता है? क्योंकि दरवाज़ा जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी जो होती है वो इंसुलेटर होती है, कंडक्टर नहीं होती। ये जो बना हुआ है ये मेटल से मिलके बना हुआ है। आपने लेक्चर कंडक्शन में पढ़ा हुआ कि मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके अलावा मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होता है। ये मेटल है ना, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में नहीं करेंगे, हम कर चुके हैं। अब क्या होता है, जैसे ही इसको हीट मिलती है ये फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन्स इस हीट को ले लेते हैं और लेकर जो है इधर उधर मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब कि ये हीट को बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर, जबकि वुड नहीं होती। तो इसीलिए जब आप इसको हाथ से पकड़ते हो तो आपकी हाथ की सारी हीट ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं जो मेटल के अंदर है, और इसीलिए आपको ये ठंडा फील होता है। लेकिन लकड़ी जो है वो नहीं ले पाती। तो मेटल का फील कोल्डर देन वुड, ये आपको ठंडे फील होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुड, बिकॉज क्योंकि मेटल जो होते हैं वो कंडक्ट कर लेते हैं हीट अवे फास्टर फ्रॉम योर हैंड, आपके हैंड से तेज़ी से हीट जो है वो बाहर निकाल लेते हैं देन वुड। इट क्विकली पुल हीट फ्रॉम योर स्किन मेकिंग इट फील कोल्ड, आपकी स्किन से सारी हीट को ले लेते हैं और आपको ठंडा फील होता है। वुड जो होता है पुअर कंडक्टर होता है, सो इट डज़ नॉट टेक हीट अवे एज फास्ट, सो हमें क्या होता है? वार्मर फीलिंग होता है एज़ कम्पेयर टू इसके नोब से। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें वो पूछ रहा है कि किस तरह से क्लाइमेट जो है वो चेंज हो सकता है अगर आप दरख्त की मदद से, हम क्लाइमेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसकी रीज़न जो थी वो हमने ग्रीन हाउस में जी डिटेल में पढ़ी थी। अब अगेन ये भी हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए इसको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने सबसे पहले लेक्चर्स को लेना ज़रूरी है। इसके सारी एक एक लेक्चर की वीडियो अपलोड हुई है। अगर आप लेक्चर्स लेकर क्वेश्चंस पे आओगे तो ये बहुत ईजी लगेंगे आपको। क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले तो अर्थ है ना, वो क्या करती है? हीट इसको सन से जो मिलती है वो सारी को क्या कर लेती है? अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। हर चीज़ जब एब्जॉर्ब करती है तो वो कुछ देर बाद उसको बाहर भी निकालेगी। इसने जितनी भी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब की थी सन से लेके, वो कुछ देर बाद जो है इसको बाहर निकाल देती है।
अब जो अर्थ के अंदर जितनी भी गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स होते हैं, ये ऐसी गैसेस है जो पोल्यूशन की वजह से बनती हैं और इसी की वजह से अर्थ की गर्मी बढ़ रही है। ठीक है, ये सारी गैसेस, ये जो अर्थ से हीट निकल रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब अगेन इन्होंने भी एब्जॉर्ब किया तो दोबारा तो ये भी निकालेंगे, क्योंकि हर चीज़ में जिसने अपने अपने अंदर कुछ एब्जॉर्ब किया तो बाहर निकालता है। तो अब जब ये सारी गैसेस जो हैं ये अपने अंदर से जब गैसेस को बाहर निकालती हैं, हीट को बाहर निकालती हैं जो अर्थ से लेकर इन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब की थी, जब ये हीट यहाँ से बाहर निकलती है, इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अर्थ पे गर्मी ज़्यादा हो रही है। इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि अर्थ जो है वो गर्म हो रही है और इसके नुकसान वगैरह ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। इस प्रोसेस को पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। अब ये है कि हम क्लाइमेट जो है वो हमारा चेंज क्यों हो रहा है, गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि इन गैसेस की वजह से, और ये गैसेस हमारी ही वजह से आ रही हैं। हम फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम कोयला ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम पोल्यूशन ज़्यादा है, फैक्ट्रीज़ के धुएँ वगैरह उससे बन रही हैं। ये सारी इसकी वजह से ही गैसेस बनती हैं। जितनी ज़्यादा होंगी उतनी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी, उतनी बाहर निकालेंगी, उतना क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, हमारा गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर हम दरख्त लगा दें ना, तो दरख्त एक ऐसी चीज़ है जो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो यहाँ पे कम रह जाएगी। सारी दरख्त जो होते हैं वो अगर अर्थ से हमारी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो पीछे कम रह जाएगी ना, तो हम अर्थ के क्लाइमेट को इनको ख़त्म करके चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह ट्रीज़ जो होते हैं उनका कैसे यहाँ पर रोल है, वो ये है कि ट्रीज़ जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, और फिर इसी तरह रिड्यूस हो जाएगी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं ना, और वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदेह है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑक्सीजन है, और हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या रखते हैं, कूल रखते हैं बाय गिविंग शेड्स, और हमें साया देते हैं और वाटर वेपर्स भी रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट ही क्वेश्चन के पार्ट में था कि क्या हो कि अगर दरख्त जो है या जंगल जो है वो ख़त्म कर दिए जाएँ। तो जाहिर सी बात है, जंगल में दरख्त होते हैं, जंगल ख़त्म होंगे तो दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम एब्जॉर्ब होगी और ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगी। दूसरा ये कि सॉइल इरोजन, लेस रेनफॉल, और इससे क्या होगा कि ज़मीन जो है वो ज़्यादा बंजर होना शुरू हो जाएगी और फिर रेनफॉल भी कम होगी। हैबिटेट ऑफ फॉर एनिमल्स, जब दरख्त नहीं होंगे तो एनिमल्स के घर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारी जो है पूरा ओवरऑल क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से ग्रेविटी जो है वो अर्थ के कोर को टेम्परेचर को बढ़ाती है। ये भी हमने कोर का टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये जब हमने कोर वाला टॉपिक किया था तो उसमें हमने देखा था कि कोर का टेम्परेचर 3 वजह से ज़्यादा होता है। एक तो जब अर्थ बनी थी तो उसकी हीट कुछ अंदर रह गई थी। दूसरा ये कि इसमें यूरेनियम और थोरियम पार्टिकल्स होते हैं जो टूटते हैं तो हीट निकलती है। तीसरी रीज़न थी ग्रेविटी। अब यही है, उसको हम पढ़ भी चुके हैं कि ग्रेविटी किस तरह से अर्थ कोर के टेम्परेचर को बढ़ाती है। वो इस तरह से, ये आपकी ना इस तरह से अर्थ का सेंट्रल में कुछ पोर्शन आता है कोर का, पूरी अर्थ के सेंटर में, और सेंटर में ग्रेविटी वैसे ही ज़्यादा होती है। सबसे पहली आपकी अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। पहली क्रस्ट होती है, तीसरी मेंटल होती है, और दूसरी मेंटल, और तीसरी जो होती है कोर, सबसे बड़ी मेंटल होती है। ओके, अब कोर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उसकी एक वजह जो है वो ये भी है कि इसमें ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है। अब ग्रेविटी ज़्यादा होने से हीट कैसे ज़्यादा हो सकती है उसको देखते हैं। अब मेंटल है, ये अर्थ है, अर्थ के नीचे हैं ये लेयर्स। अब अर्थ के नीचे क्या हो सकता है, रॉक्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, यही हो सकता है ना अर्थ के नीचे। अब क्या होता है इसमें, अगर ग्रेविटी ज़्यादा का क्या मतलब है कि वो अपने तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा कर रही है, तो वो यहाँ पे क्रस्ट पे मेंटल में जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अब जब हर चीज़ इसकी तरफ खींच कर जाएगी तो हर चीज़ किस पे दब रही है, आके इस कोर पे आके दब रही है, तो इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा होता है ना, यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो फिर हीट भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर आप अपने हाथों को ऐसा खुला छोड़ो तो हीट नहीं है, लेकिन जब आप अपने हाथ को ऐसे करके दबाओगे तो प्रेशर जो है वो क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो हीट भी, आपका हाथ गर्म भी होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हर चीज़ अगर इसकी तरफ आके अट्रैक्ट हो रही है तो इसी पे ज़्यादा प्रेशर डाल रही है ना, ज़ोर इसी पे डाल रही है, दब रही है हर चीज़, तो इसीलिए यहाँ पे जो होती है वो क्या होगा, हीट जो है वो ज़्यादा होती है। तो ग्रेविटी इंक्रीज प्रेशर, ग्रेविटी की वजह से बेसिकली प्रेशर ज़्यादा हुआ डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के नीचे।
दिस हाई प्रेशर कॉजेज रॉक्स मेटल्स टू स्क्वीज टुगेदर। इस हाई प्रेशर की वजह से जितने भी रॉक्स थे, मेटल्स थे, वो सारे दब जाते हैं, स्क्वीज़ हो जाते हैं। और उसकी आपस में दबने की वजह से क्या हो जाती है, हीट जो है वो पैदा होती है। डेट्स वाई ग्रेविटी हेल्प्स टू कीप द अर्थ कोर हीट। इस वजह से अर्थ की जो कोर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा, इसीलिए इस वजह से, ठीक है, इस तरह से ग्रेविटी जो होती है अर्थ के कोर के टेम्परेचर को ज़्यादा रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब भी अभी हमने देखा था कि ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 और वाटर वेपर, ये सारी जो हैं ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब वो कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज क्यों जो है वो हीट को ज़्यादा बढ़ा देती हैं। मतलब अभी आपने इसका प्रोसेस देखा भी था कि किस तरह से अर्थ से हीट निकलने के बाद ये गैसेस जो होती हैं वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर वो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरह से ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बाकी सारी गैसेस क्यों नहीं कर पाती, इनके अलावा कोई और गैस हो तो वो क्यों नहीं कर पाती। वो इसलिए क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जो हीट को अपने अंदर रोक कर रखता है, ठीक है। तो कुछ गैसेस जो है वो ट्रैप करती हैं हीट, अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं हीट को, बिकॉज क्योंकि वो तो एक तो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स। अब रीज़न क्या है कि इन गैसेस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, ये गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं अर्थ से लेकर हीट को और फिर दोबारा एमिट भी करती हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो हेल्प करता है इनकी कि ये होल्ड कर सके हीट को, देन एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेस के मुकाबले में। जाके जैसे अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना नहीं होता कि वो हीट को अपने अंदर रोक सके, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना होता है कि ये अपने अंदर हीट को रोक कर रख सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि क्या इन्वायरमेंट पे अफेक्ट आते हैं अगर हम जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल का मतलब होता है, जियो मतलब अर्थ, थर्मल एनर्जी अर्थ की, अगर अंदर से अगर हम हीट निकालते हैं ना, एक्सट्रैक्शन निकालना, तो उसके क्या नुकसान है। ये है कि जब हम हीट को निकालेंगे तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, हमें प्लांट्स लगाने पड़ेंगे बड़े बड़े जिससे हम हीट को निकाल सकें। तो जब हम बिल्डिंग प्लांट्स लगाएंगे या कोई और चीज़ एक्सेट्रा, तो वो डैमेज कर सकता है हमारी सॉइल को, लैंड को, प्लांट्स को और एनिमल्स को, ठीक है। इसलिए इस पे क्या हेडिंग आई है, लैंड डैमेज। फिर अगर अंदर से हॉट वाटर, अंदर से क्या निकलेगा, गर्म पानी निकलेगा। और जो गर्म पानी होता है अगर हम उसको ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स भी हो सकते हैं, जो क्या कर सकता है, पोल्यूट कर सकता है नियर बाय वाटर को, इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली, ठीक है। इर्द गिर्द के पानी को भी गंदा कर सकता है अगर हम उसको अच्छे तरीके से हैंडल, अगर हम उस पर गौर ना करें, उसको ऐसे ही निकलने दें, तो वो बाकी पानी को भी गंदा कर सकता है। इसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। फिर एयर पोल्यूशन कैसे होती है कि इससे ना जब बेसिकली जब आपने लावा वगैरह पढ़ा भी था तो आपने देखा था कि जब ऊपर मैग्मा क्रस्ट के करीब आ जाता है तो बहुत सी गैसेस भी रिलीज़ होती हैं। तो इससे बेसिकली गैसेस जो हैं वो ज़मीन के अंदर जो थी, जब हम खुदाई कर रहे हैं तो ज़मीन के बाहर आएंगी, और वो जब बाहर आ जाएंगी तो अभी आपने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे ही बहुत नुकसान है, ये ग्रीन हाउस गैस है, तो इसीलिए इसको बोला एयर पोल्यूशन। फिर ड्रिलिंग करने से अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं। हर एक मटेरियल जो होता है ना उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होती है। अब वो कह रहे हैं कि इस तरह से डिफरेंट मटेरियल से, एक मटेरियल है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोई और है, एक मटेरियल है उसकी कोई और है, तो वो किस तरह से कुकिंग में अफेक्ट करते हैं। अब इसको देखते हैं कि एक तो हाँ अफेक्ट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, किस तरह से होता है अब वो देखते हैं। अगर कोई मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, उसका क्या मतलब है। और ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। अगर आपने लिया हुआ है तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब पहले तो समझते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसका मतलब क्या है। एक मेरे पास ना, मैं 2 एग्जांपल लेती हूँ। एक ले रही हूँ वाटर की, ठीक है, ये पानी है जिसकी कैपेसिटी हाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से लिखते हैं, ठीक है। इसकी क्या है, ज़्यादा है, मैं एरो अप का मतलब इसकी जो है वो ज़्यादा है, मोर है, ठीक। अब एक मैं ले रही हूँ, सैंड ले रही हूँ, इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो, या सैंड ले लो या मट्टी ले लो, कोई भी ले लो, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो लेस है, वाटर के मुकाबले में कम है, ठीक है। मैंने अब आपको एग्जांपल ऐसे ही लिया है, एक जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी तकरीबन 4200 है, शायद 4200 ही है, इसकी मुझे सही से याद नहीं, शायद 800 है, ठीक है। बस आप ये समझ लो कि इसकी बहुत ज़्यादा होती है C की वैल्यू, इसकी C की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। मैंने ये एग्जांपल ली है कि एक की बहुत ज़्यादा, एक की बहुत कम। इसका क्या मतलब है, जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है ना, या जब भी आप इसको वाटर को बॉईल करो, फॉर एग्जांपल आप इसको नीचे से क्या कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो आपको पता है पानी आसानी से बॉईल नहीं होता, 100 सेल्सियस पे जाके बॉईल होता है। आसानी से बॉईल क्यों नहीं होता,
क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। ये अपने अंदर हीट को आहिस्ता 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 करके अब्जॉर्ब करता है। मैं नीचे से हीट दे रही हूँ, फ़ौरन से हीट को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हीट को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ठीक, और उसके बाद जब गर्म हो गया एक दफ़ा तो आसानी से ठंडा नहीं होगा। अब जो हीट इसके अंदर आ गई है उसको ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालता है, बाहर निकाल के ठंडा होगा ना, तो स्लोली क्या करता है, एमिट करता है हीट को। एक तो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करता है और आहिस्ता आहिस्ता ही एमिट करता है, ये है हाई कैपेसिटी का मतलब। अब सैंड है, अब इसको मैं अगर गर्म करूँ ना तो ये फ़ौरन से गर्म हो जाएगी। ठीक है, आपने गर्म करके देखा होगा जब इसमें छल्ली बनती है फ़ौरन जो है वो गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कम है। तो ये क्या हो जाती है, फास्टली, ये स्लोली हीट एब्जॉर्ब करता है, ये फास्टली हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही आप हीट देना बंद करोगे तो फ़ौरन ठंडी भी हो जाएगी। तो ये फास्टली एमिट भी करते हैं हीट को। ठीक है, तो अब मटेरियल्स जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है वो टेक लॉन्ग टाइम टू हीट अप, वो गर्म होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, बट होल्ड हीट लॉन्गर, लेकिन अपने अंदर हीट को ज़्यादा देर के तक रखते हैं। क्योंकि अगर अंदर हीट आ गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालेंगे, काफ़ी देर तक अपने अंदर रखते भी हैं। ठीक है, पानी जो है वो बहुत टाइम तो लेता है गर्म होने के लिए, हीट अप होने के लिए, लेकिन फिर ठंडा होने के लिए भी बहुत टाइम लेता है क्योंकि अपने अंदर ही हीट को रखता है। तो ये वाले मटेरियल्स जो होते हैं ना कुकिंग के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि हमें वो मटेरियल्स चाहिए जो अपने अंदर हीट को रख सके, कुक होते रहें। और जो जिनकी लो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाते हैं, वो हीट अप क्विकली, गर्म तो हो जाएंगे जल्दी लेकिन कूल डाउन भी क्विकली होंगे। सो दे आर नॉट यूज़फुल फॉर क्विक कुकिंग। ठीक है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है अगर हमें क्विक कुकिंग करनी है, जल्दी से खाना बनाना है, तो उसके लिए ये यूज़फुल नहीं है। सो दे आर चूज़न बेस्ड ऑन हाउ मच और हाउ फास्ट इट हिट्स। तो इस तरह से हम अगर मटेरियल हमने को चूज़ करना है ना कि कौन सा बर्तन है, तो वो उस तरह से चूज़ किया जाता है कि किस आप बेसिकली आपको कितनी हीट चाहिए और कितनी तेज़ी जल्दी चाहिए, आपने खाना जल्दी बनाना है या लेट तक बनाना, तो वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस सेंड डीप अंडरग्राउंड वाटर इनटू हीटेड लेयर्स वेयर इट टर्न्स इनटू मिक्स ऑफ स्टीम एंड हॉट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। As the steam and hot water cool back down to 20 डिग्री सेल्सियस, why does 1 kg of steam release more energy than 1 kg of hot water? इस पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब आपने 1 kg लिया स्टीम, ठीक है, ये आपके पास है 1 kg ही स्टीम है, स्टीम आपको पता है भाप, ठीक है, और 1 kg जो है वो आपके पास गर्म पानी है, ये भी 1 kg का है और ये क्या है, हॉट वाटर है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों को जब आप ठंडा करते हो, मतलब आपने इनका टेम्परेचर 100 से 20 डिग्री पे लेकर आना है, तो आप ठंडा कर रहे हो, जब आप इसका ठंडा कर रहे हो तो स्टीम ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर देती है, ऐसा क्यों होता है, वो रीज़न पूछ रहे हैं। दोनों का स्टार्ट में टेम्परेचर क्या था, 100 डिग्री सेल्सियस, और आपने लेकर किस पर आना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो जब आपके पास एक स्टीम थी एक वाटर था, दोनों का स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, 100 था, और जब हम इसको ना ठंडा करके 20 डिग्री सेल्सियस पर लेकर आते हैं ना, तो स्टीम ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों ज़्यादा रिलीज़ करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि स्टीम जो होती है वो यही है ना कि हवा में उड़ती हुई भाप को बोलते हैं। तो जब स्टीम को आप ठंडा करते हो ना, तो स्टीम पहले क्या बनती है, पानी बनती है, लिक्विड बनती है। इस मतलब ये, और ये प्रोसेस क्या होता है, स्टीम का पानी बनना, लिक्विड बनना, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। खैर इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, देखो इसको ऐसे समझते हैं, भाप है ना, अब पानी है वो इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि भाप बन रहा है, धुआं बन रहा है। जब मैं इसको ठंडा करूँगी, ठीक है, आपने देखा कि जब आप इसको हीट लगाते हो तो ये पानी भाप बनने लग गया। ठीक है, अब आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर, अब आपने इसको ठंडा करना है। तो जब मैंने इसको ठंडा किया ना, तो ये जो भाप थी ये दोबारा से पानी बन जाता है। ठीक है, तो स्टीम दोबारा से क्या बन जाती है, वाटर बन जाता है। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। अब ये होता कैसे, आपने देखा होगा कि जब आप चाय है, फॉर एग्जांपल आपने चाय ली है, वो गरम है ना, तो आपने इसके ऊपर कोई स्टील का बर्तन रख दिया, तो आपने थोड़ी देर बाद देखा कि जब चाय ठंडी होती है तो इस बर्तन के ऊपर पानी बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टीम जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पानी में कन्वर्ट होती है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है ये बाहर निकालता है, और ये सिर्फ इसी प्रोसेस में होता है। तो स्टीम गिव ऑफ मोर एनर्जी दैन हॉट वाटर बिकॉज व्हेन स्टीम टर्न्स इनटू वाटर, जब स्टीम पानी बनता है तो वो रिलीज़ करता है एक्स्ट्रा एनर्जी, और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट।
और स्टीम का प्रोसेस वाटर में कन्वर्ट होना प्रोसेस कंडेंसेशन होता है, लेकिन जो हीट है वो लेटेंट हीट होती है। और उसके अलावा बोथ कूल्स फ्रॉम, जब हम दोनों को ठंडा करते हैं 100 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 1 kg ऑफ स्टीम जो वो कूल डाउन एंड चेंजेस इनटू वाटर, तो वो ठंडी होती है और पानी में चेंज हो जाती है और रिलीज़ करती है एक्स्ट्रा एनर्जी देन कूल डाउन हॉट वाटर एज़ कम्पेयर टू, जब हम पानी को ठंडा करेंगे उसके मुकाबले में ये ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करती है, क्योंकि ये तो पानी ही होता है, वो स्टीम बनी होती है, पहले पानी बनती है और इसीलिए उसमें से ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलती है। I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.